हाय एवरीवन। तो चैप्टर ये वाला जैसे कि हम चला रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज हमने 10 क्वेश्चंस हम कर चुके थे और बाकी के जो 6 क्वेश्चंस बचे हैं वो आज कवर कर लेंगे। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि मैं प्रीति पांडे स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे आपका मिस पी टू केमिस्ट्री में। तो देखो केमिस्ट्री के अभी तक कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, पहले उसका ओवरव्यू ले लेते हैं वरना आप भूल जाते हो कि कितना कराया। ठीक है। तो आपके अभी तक कंप्लीट 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल आपके 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है। और कितने चैप्टर्स हो चुके हैं? 3 चैप्टर हो चुके हैं। वो चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, तीसरा आपका ये कराया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी कराए हैं। ठीक। अब देखो पहले वाले जो 2 चैप्टर कराए थे, तो स्टार्टिंग में पहले वो कराए, फिर लगा कि आपको सिर्फ ये नहीं, सिर्फ चैप्टर ही नहीं एक्सरसाइज भी साथ साथ कराना चाहिए। तो एक्सरसाइजेस भी आप कराना है। तो 2 चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस नहीं कराई थी वो एक्सरसाइजेस इस चैप्टर के बाद वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है। तो पहले ये एक्सरसाइज कवर कर लेते हैं। ठीक। टोटल 16 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। 10 आपके करा चुकी हूँ। और आपको पता है कि मैं जो भी क्लासेस मेरे को लेना है वो ऑल्टरनेट में ही लेना है। ठीक है। क्योंकि मेरा ऑफिस भी होता है तो और ऑफिस ऑब्वियसली मेरे लिए प्रायोरिटी है क्योंकि वो मुझे इनकम दे रहा है। इससे मेरी कोई इनकम नहीं हो रही, ये मैं अपने फ्री विल के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। खाली बैठना नहीं पसंद है। इसलिए पहले 1 साल पहले मैंने चैनल ये स्टार्ट किया था। फिर जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ पे उनको प्रॉब्लम थी कि साथ साथ चैनल ना चलाऊं, तो मुझे वीडियोस डालना मैंने बंद कर दिया था। फिर मैंने जो दूसरी कंपनी जहाँ पे अभी काम कर रही हूँ डाउटनेट में, अमेजिंग कंपनी है। कोई मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ना उन्होंने बोला है क्योंकि ना ही मेरा चैनल इतना अभी आगे बढ़ा है कि मैं किसी कंपनी को प्रमोट करूँ। तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी बहुत ही कम हैं और मुझे इस बात का कोई गिला शिकवा नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं। मुझे जस्ट पढ़ाना अच्छा लगता है और क्योंकि अब मेरे पास एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो मुझे ये लगता है कि ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है बहुत सारे बच्चे जिनको एनसीईआरटी में प्रॉब्लम होती है ना। क्योंकि आपके बोर्ड्स हैं, आपको भी पता है, आप खरीदते हो, कुछ बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते और कुछ को प्रॉब्लम भी होती है समझने में। ठीक है। तो उनके लिए ये चैनल के, मान लो किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, नहीं नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप आराम से फ्री है ये इसमें देख सकते हो। जो अफोर्ड कर सकते हैं, देखो एक फुल पैकेज खरीदने का मतलब ये होता है कि उसमें ढेर सारे चीज़ें जुड़ी होती हैं। आपको टाइमली आप पढ़ते हो, हर दिन आपका एक रूटीन बनता है। मान लो आप ऑनलाइन कुछ पैकेज लेते हो, मान लो आपने 10th क्लास का एक कोर्स खरीद लिया, तो डेली आपको उसमें होमवर्क मिलता है, आपके वीकली टेस्ट होते हैं, वीक हाफ में आपके टेस्ट होते हैं, होमवर्क मिल रहा है, डेली डेली लेक्चर्स हो रहे हैं। तो उसका भी अपना बेनिफिट है और इसका भी अपना बेनिफिट है कि आप यहाँ पे क्या है, फ्री है, तो जब चाहे आप देख सकते हो। ठीक है। तो जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड करो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेटा आप यहाँ से देख सकते हो, फ्री है ये सर्विस। और फ्री बच्चों के लिए ही है कि अब देखो एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं आप खाली बैठने से अच्छा मुझे ये लगता है कि कुछ करते रहो। मुझे पसंद है करना, सो मैं कर रही हूँ। और भाई जो भी चैनल में मेरे नए हो, मन हो तो सब्सक्राइब कर दो, मन नहीं है तो ना भी करो। बट सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि हाँ चलो कर रही हूँ और रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो फिर और मन होता है करने का। ठीक है। अभी तक तो करते रहूंगी मैं, लंबे टाइम के लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आप लोगों का जितना सपोर्ट मिलेगा मेरे लिए उतना ही अच्छा है। ठीक है। जो भी मेरे चैनल में नया हो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है, मुझे पता है कि कंटेंट बहुत ही अच्छा है, हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन विद अच्छे उसके साथ कराती हूँ कि मान लो आपको ऑप्शनल आता है तो कैसे आपको ऑप्शनल के लिए कैसे आपको आंसर करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए कैसे आपको आंसर करना है। तो हर तरीके का कंटेंट आपको दे रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है,
हाँ, एक आपको एक चीज़ बताना चाहती थी, एक छोटी-सी चीज़ शेयर करनी थी। वैसे तो बीच में भी कर सकती हूँ, बट मेरा मन था कि अभी शेयर करूँ। उसको ज़रा सुन लेना। दिल्ली सरकार, मतलब मैं डीयू की पढ़ी हुई हूँ, तो दिल्ली सरकार ने देखो एक चीज़ अभी की है। ट्रैफिक लाइट पर जब आप रुकते हो, तो छोटे बच्चे आते हैं और नॉक करते हैं, है ना? तो आप देखते हो कि वो बच्चे नॉक कर रहे हैं, कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, वो आपसे कुछ माँग नहीं रहे हैं। तो आज इन बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने स्टेट ऑफ की तरफ से रेज़िडेंशियल एक स्कूल टाइप का प्रोवाइड करने पे वो लगे हुए हैं, ताकि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। बहुत प्रयास पहले भी किया गया कि ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाया जाए। लेकिन जिनके पास खाना नहीं है, तो उनको आप पढ़ा नहीं सकते हो। जो मतलब ज़िंदा ही नहीं रहेगा, अगर खाना ही नहीं दे रहे हो, तो ज़िंदा कैसे रहेगा? तो उन ट्रैफिक लाइट पर जो बच्चे होते हैं, उनके लिए सरकार ने एक रेजिडेंशियल बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनको स्टडी मिले, खाना मिले, सब कुछ मिले, 5 स्टार टाइप की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये दिल्ली सरकार की तरफ से मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ करके उन्होंने कुछ नाम बोला था, मुझे एग्ज़ैक्ट उनका नाम तो नहीं पता है। आप देखोगे तो बहुत आजकल ऐड चल रहा है इसका, तो आपको पता ही लग जाएगा। तो इसके लिए एक क्लैपिंग तो बनती है दिल्ली सरकार के लिए, कि बहुत अच्छा कदम है। तो आई अप्रिशिएट, और आपको कैसा लगा आप बताना। और ये चीज़ तो होनी चाहिए। हम लोग जितना इस पे ट्रैक रखेंगे, मतलब हाँ, सच में जो सरकार बोलती है वो करते हैं कि नहीं करते, वो अगर हम ट्रैक रखेंगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई। चलो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन? तो कौन सा ऑक्साइड बनता है जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है? हमें पता है कि नॉन जैसे हमने मेटल को एम से रिप्रेजेंट किया था, नॉन मेटल को एम डैश से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अगर नॉन मेटल O2 से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड O2 से रिएक्ट कर रहा है ना, देखो नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो MO2 टाइप का कंपाउंड बनेगा। ठीक है, अब जो MO2, अब नॉन मेटल होते कौन है? पहले आपको याद है नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन मेटल्स याद है? मेटल्स तो आपको पता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, है ना? नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल वो सब्सटेंसेस होते हैं, पहली बात, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट के हो सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट नहीं करते, ना मेलिएबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको इसके कराए थे, जैसे एल्यूमिनियम है, कार्बन है, ये सारे एग्जाम्पल कराए थे। सल्फर है ना? याद है ना आपको? ठीक है, तो चलो ये तो हमें ओवरव्यू मिल गया। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, देखो अभी हमने आंसर की तरफ देखा भी नहीं है, हमने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, तो हमें पता होगा कि कैसे क्या आंसर बनता है इसका। ठीक है, अब देखो आंसर देखो, व्हेन नॉन मेटल कंबाइंस विद ऑक्सीजन, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। अब देखो बेसिक हमें नॉलेज थी, भले हमें ये चीज नहीं पता थी कि कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं। हालांकि मैंने आपको जब ये चैप्टर करा रही थी, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और अगर हम मेटल की रिएक्शन करते हैं O2 के साथ, ठीक है, तो MO2 टाइप का कंपाउंड बनाते हैं। और मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इस बात को नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके कवर हो गए। पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो अगर हम मेटल की रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो कैसा बनेगा? बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे। अगर नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं तो कैसे ऑक्साइड्स बनेंगे? एसिडिक ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, साथ साथ एग्जाम्पल जरूर देना। देखो अगर आपको बोर्ड्स में अगर आपको 100% मार्क्स चाहिए, या 10 CGPA चाहिए, 10 CGPA चाहिए, या 100% मार्क्स चाहिए, तो आपको आंसर के साथ साथ एग्जाम्पल जरूर देना है। ध्यान रखना, एग्जाम्पल क्या होगा? आप ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, जैसे ये बनाया है ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड लिख देना। ठीक है, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल दे देना कि एग्जाम्पल क्या है? SO2 है, जो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है जब सल्फर से उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है? गिव रीजंस। हमें रीजंस देने, मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, रीजन देना है, मतलब
थोड़ा लंबा आता हो ना, लंबी चीज होती है। अब ए देखो, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। बोल रहा है प्लैटिनम गोल्ड, सिंबल भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको याद होता जाए, जो 9th में आप लोगों ने याद किया था। प्लैटिनम गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के लिए यूज करते हैं। रीजन दो, क्यों यूज करते हैं। रीजन देने का मतलब यही है कि क्यों यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं, आपको बताया था ना, प्लैटिनम और गोल्ड और एयर ये जो होते हैं ये नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना आपको, क्या थी रिएक्टिविटी सीरीज, बार बार आपको याद दिलाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो भी आएंगे, मतलब बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस एक रिएक्टिविटी सीरीज से ही बन जाते हैं। ठीक है। काशीनाथ का मामा आलू जरा धीरे पकाता, आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, मैं धीरे बोल देती हूँ, उसकी जगह फीके। काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है। उसके बाद 3 और मेटल थे, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। रिएक्टिविटी सीरीज में जब नीचे आते हैं तो ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, और इनमें प्लैटिनम भी शामिल होता है। ठीक है, बताया था आपको प्लैटिनम भी क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ये जो सारे जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे हैं, लेस रिएक्टिव है नेचर में। लेस रिएक्टिव है तो मतलब अगर हम इसको सिंपल रूम में रख देते हैं तो ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली ऐसे मेटल्स अच्छे हैं जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, वैसे के वैसे बने रहेंगे। और ज्वेलरी हमें चमकदार चाहिए होती है, मतलब कि वो क्या हो, जल्दी से रिएक्शन ना करे, है ना, जब एयर में रखा रहे। तो ऐसे मेटल्स को ही हम यूज करते हैं। अब आंसर देख लो, आंसर क्या है, ए आंसर देखो, आंसर देखो, प्लैटिनम गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरी बिकॉज they are noble metals and thus do not react with air and moisture। ठीक है, समझ में आ गया। नोबल मेटल्स का क्या मतलब है बच्चों, नोबल नोबल मेटल्स का क्या मतलब है, नोबल मेटल्स का यही मतलब है, लेस रिएक्टिव। नोबल मेटल्स का मतलब है लेस रिएक्टिव, जो रिएक्ट कम करते हो। ठीक। अब देखो बी क्वेश्चन, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल्स। अब बोल रहा है सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं, लिथियम को Li से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो 3 मेटल्स है इनको हम तेल में भिगो के रखते हैं, बट क्यों, इसका आंसर क्या है आपको याद है। फिर से रिएक्टिविटी सीरीज में जाओ, फिर से जाओ रिएक्टिविटी सीरीज में। काशी नाथ का मामा आलू, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, देखो नाथ Na, पोटेशियम के, लिथियम, यही यहाँ पे लिथियम भी होता है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में लिथियम भी होता है, ध्यान रखना। तो ये जो मेटल्स होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे मेटल्स हैं, ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव है, बहुत रिएक्ट करते हैं। हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है भैया, आप एयर में रख दो रिएक्ट हो जाएगा, आप पानी में रख दो रिएक्शन हो जाएगी, आप आप एयर में रख दो, पानी में रख दो, रिएक्शन हो जाएगी। अब जब एयर और पानी में रखने में ही रिएक्ट कर रहा है तो इसको कहाँ स्टोर करें हम। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, हम उसको तेल में भिगो के रखें। और ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन कराया है, मैंने आपको वहां पे बताया था कि हम सोडियम मेटल को कैरोसिन में क्यों भिगो कर रखते हैं, याद आया आपको। हाँ यही है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होते हैं इसलिए तेल में रखना पड़ता है। ठीक है, आंसर देखो अब इसका, आंसर देखो बी का, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव विद एयर एंड वाटर बट अनरिएक्टिव विद ऑयल। समझ में आ गया ना आंसर, तेल के साथ रिएक्शन नहीं करता लेकिन एयर और वाटर के साथ रिएक्शन करता है, इसलिए एयर और वाटर सॉरी इसलिए एयर और वाटर में नहीं रख सकते, किसमें रखेंगे, तेल में रखेंगे। समझ में आ गया। चलो सी की ओर जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ही सी पार्ट देखते हैं। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग। अब बताओ यहाँ पे एल्यूमिनियम भी है, मैंने आपको बोला था ना, ये वाली सीरीज याद रखना। और इस सीरीज में काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी होते हैं बहुत ही रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन के जो नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। अब ये इससे आपको ये याद आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम लिखा है, एल्यूमिनियम लिखा है। अब एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है Al2O3 टाइप का। ठीक है, Al2O3 ऑक्साइड बनाता है। Al2O3 आपको याद आया, मैंने आपको बताया था, सब सब अगर आप रिवाइज करते रहोगे ना सब कुछ याद आता जाएगा।
Al2O3 एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एम्फोटेरिक मतलब एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज दिखाता है, ठीक है। अब देखो इसमें लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन फिर भी हम बर्तन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ना, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में जो ये O2 है, एयर है, उससे रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है। और ये ऑक्साइड कैसा होता है? हाईली स्टेबल होता है। ये ऑक्साइड हाईली स्टेबल है, इसलिए इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब आंसर देखो कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और पेपर में आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हो Al2O3 वाला, ठीक है। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, इसके बाद देखो दिस इज बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली सी लेयर बना लेता है। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल, मैंने आपको बताया ना, ये बहुत ही स्टेबल होती है एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। फिर से एल्यूमिनियम जब Al2O3 बन जाता है कंपाउंड, ये स्टेबल होता है। ये क्या बहुत स्टेबल होता है। अगर हम फिर से एयर में अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर से रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। स्टेबल है, फिर से एयर में अगर रखा हुआ है तो रिएक्शन नहीं होती। तो हमें ऐसी ही चीज तो चाहिए जो स्टेबल हो, फिर से रिएक्शन ना हो, ठीक है। ऑल्सो इट इज लाइट इन वेट। और क्यों यूज करते हैं? क्योंकि लाइट वेट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। हमें बर्तन ऐसे ही चाहिए जो चूल्हे में रख सके और तुरंत गर्म हो जाए, तुरंत खाना पक जाए हमारा, है ना। तुरंत मतलब जल्दी खाना पक जाए, ठीक है। हेंस इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, इसीलिए इसको यूज करते हैं। समझ आ गया ना क्यों यूज करते हैं? एल्यूमिनियम के बर्तन हम क्यों यूज करते हैं? एल्यूमिनियम के बर्तन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पहला तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और वो बहुत ही स्टेबल होता है। और स्टेबल होने के साथ साथ एल्यूमिनियम जो होता है हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। और साथ साथ ये बहुत हल्का भी होता है, ठीक। ये आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो इस क्वेश्चन को, आप लोग पढ़ो। यू मस्ट हैव सीन टार्निश्ड कॉपर वेसल बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमारिंड जूस, एक्सप्लेन व्हाई दीज फोर सब्सटेंसेस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग द वेसल। अब बोल रहा है टार्निश्ड कॉपर जो वेसल होते हैं, घर पे जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं ना, कॉपर के बर्तन या कढ़ाई ले लो, है ना। जब उनको देखते हैं, मान लो कॉपर की कढ़ाई है घर पे, जब उनको हम देखते हैं तो वो कैसी होती है, उसमें ना जब हम खाना पकाते हैं तो कुछ समय यहाँ यहाँ पे थोड़ी अजीब सी काली काली सी परत हो जाती है, जो कि अगर हम उसको सोप से धोते हैं तो वो अच्छे से साफ नहीं हो पाता। इसलिए हम उसको किससे धोते हैं? उसको हम लेमन जूस से धोते हैं। उसको हम किससे धोते हैं? लेमन से धोते हैं। क्योंकि लेमन में एक तरह का एसिड होता है, लेमन में एक तरह का सिट्रिक एसिड होता है, जो इसको साफ करने में बहुत हेल्प करता है। सिट्रिक एसिड एसिड क्या करता है? अच्छे से साफ कर देता है। ये लाइट वेट एसिड, सॉरी, ये लाइट एसिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। तो अगर हाथ में भी लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। नींबू तो हम पीते ही है ना, पेट के लिए अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो इनका हम यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो टार्निश्ड वेसल होते हैं ना, ये बर्तन होते हैं, इनमें जो अजीब अजीब तो थोड़ा ब्राउन टाइप का कॉपर लग जाता है, वो उसको साफ कर देता है, ठीक है। इसलिए इनको यूज करते हैं, ठीक। अब देखो इसका प्रॉपर आंसर देख लेते हैं। प्रॉपर आंसर क्या है? द सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन और टैमारिंड न्यूट्रलाइजेस द बेसिस कॉपर कार्बोनेट। अब देखो क्या होता है, ये जो लेमन या टैमारिंड क्या होता है, ये कॉपर कार्बोनेट टाइप का सब्सटेंस बन जाता है, उसको डिसॉल्व कर देता है ये। दैट इज व्हाई टार्निश्ड कॉपर वेसल्स आर क्लीन्ड विद लेमन और टैमारिंड जूस टू गिव द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल इट्स कैरेक्टरिस्टिक लस्टर। जैसे हम नया खरीद के लाते हैं ना कॉपर का बर्तन, जैसे नया खरीद के लाते हैं, एक तरीके का शाइन होता है, उसमें चमक रहा होता है। तो जब हम लेमन या सिट्रिकेट या फिर टैमारिंड जूस से हम उसको जब साफ करते हैं तो वैसा ही उसका लस्टर वापस आ जाता है, ठीक है। समझ आया ना। अब देखो 14th क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में हम क्या करना है, इनकी प्रॉपर्टीज इनको डिस्टिंग्विश करना है, किसको? मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। बहुत ही आसान है ये,
बस आपको अगर डेफिनेशन याद है ना और प्रॉपर्टीज याद है तो आप आसानी से बता सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में बोल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस में नहीं। तो ध्यान रखना केमिकल प्रॉपर्टीज हमें इसकी बतानी है। क्या है, पहला क्या है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अभी बताया था नॉन मेटल अगर रिएक्ट करता है तो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है या न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। और मेटल जब न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से थे, जो जिससे सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक। मेटल रिएक्ट विद, या आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बनते हैं, नॉन मेटल एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बनाते हैं। एग्जाम्पल उसका ले लो Al2O3। Al2O3 अच्छा एग्जाम्पल है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। सोडियम CO2 से रिएक्शन कराते Na2O टाइप का कंपाउंड बनता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोजन गैस। याद है आपको ना, ये सब कराया है। कोई भी मेटल ले लो, मेटल की जब हम पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है, MOH टाइप का कंपाउंड बनता है और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। वैसे ही नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल रिएक्शन नहीं शो करता, ये ध्यान रखना, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो रिएक्शन नहीं शो करता, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। थर्ड क्या है, मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। मेटल की जब हम रिएक्शन करते हैं HCl के साथ तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, नॉन मेटल रिएक्शन नहीं शो करते। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड्स एंड क्लोरीन। मेटल के आयनिक क्लोराइड्स या क्लोरीन बनाते हैं। और नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड्स एंड क्लोरीन। इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड। कोई भी मेटल जैसे Na ले लिया, उसकी हमने रिएक्शन करा दी HCl के साथ तो NaCl टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, सॉरी NaCl टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। NaCl बन जाएगा, उसके साथ साथ हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। NaCl क्या सॉल्ट है, वो बन जाता है, ठीक। नॉन मेटल कैसे बनाते हैं, कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं क्लोरीन के साथ। नॉन मेटल में एग्जांपल ले सकते हो, अगर नॉन मेटल का एग्जांपल देना तो वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है। मान लो नॉन मेटल का एल्यूमिनियम नॉन मेटल है, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो AlCl3 टाइप का कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये एग्जांपल हम दे सकते हैं। तो ये वाले याद रखना चारों, फिर से आपको रिवीजन करा दे रही हूँ, ऐसे ना कंफ्यूजन ना हो। अगर डिफरेंशिएशन आता है मेटल एंड नॉन मेटल में ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज, तो पहला दे सकते हो आप, पहला आप दोगे कि मेटल की रिएक्शन हम एयर के साथ कराएंगे या ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो Na2O कंपाउंड बनता है। नॉन मेटल सॉरी बेसिक ऑक्साइड्स बनते हैं Na2O, ठीक है। और जब नॉन मेटल की कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। मेटल की जब पानी के साथ कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बोल सकते हो या मेटल हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है, ठीक है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका नाम केमिकल नेम है इसका NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ये वाले रिएक्शन नहीं करते, ठीक। तीसरा क्या है कि मेटल की रिएक्शन HCl के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये सेम मैंने नीचे भी दे दिया है, देखो NaCl और हाइड्रोजन। मेटल की रिएक्शन आयनिक क्लोराइड्स के साथ कराते हैं तो क्लोरीन बन जाता है, सॉरी मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो आयनिक क्लोराइड बन जाता है, ठीक है। अब इसको अगर अगर इसको रिप्रेजेंट करना है ना तो हम ऐसे कर सकते हैं, Na पॉजिटिव की रिएक्शन कराई Cl नेगेटिव के साथ तो NaCl कंपाउंड बन गया, ठीक, ऐसे बता सकते हो ये। और ये वाला है कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ये वाले आयनिक क्लोराइड्स बनाते हैं और ये वाले कोवैलेंट क्लोराइड बनाते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है, याद हो गया। 14th और 15th देखते हैं, साथ साथ में याद भी, साथ साथ ना याद करते चलो। ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ रहे हो और वो याद ही ना हो, समझ में ना आए, बाद में आप देखो कि अच्छा ये समझ में ही नहीं आया। उसके लिए तो ये जो लेक्चर है ये रहेगा ही आपके पास। लेकिन जब भी कुछ पढ़ रहे हो ना, अपना 100% दे के पढ़ो कि हाँ, अगर मैंने आधे घंटे इस लेक्चर में दिया है तो आधा घंटे में मैं पूरा ये सीख के ही जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसको बाद में फिर से देखना है, नहीं, पूरा सीख के जाओ। क्यों बाद में देखना है, बाद में जब इस क्वेश्चन को आप देखो तो सीधे आंसर कर पाओ ना, समझे। अब देखो 15 क्वेश्चन पढ़ो। अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ। अब देखो ये मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है पहले इसको पढ़ो, फिर इसके ऊपर मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी, वो ध्यान आया कि नहीं।
बताना है ध्यान आया कि नहीं, ठीक है। अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith. He promised to bring back the glitter of old and dull gold ornaments. As unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him, which he dipped into a particular solution. The bangles sparkled like new, but their weight would reduce drastically. The lady was upset, but after a futile argument, the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find out the nature of the solution he had used? आपको याद है पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में ऐसे ही ठगी हुआ करती थी, जब लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं था कि ऐसे भी चीज़ें हैं मार्केट में कि वो आपको बोलते हैं कि आपका गोल्ड वो साफ कर देंगे, चमका देंगे, नया जैसा कर देंगे, जैसा आप नया लाए थे वैसा ही कर देंगे। लेकिन एक्चुअली में वो क्या करते थे, आपके गोल्ड को सच में साफ कर देते थे। आपका जो गोल्ड था उसमें से मान लो आपका 10 ग्राम का गोल्ड है, तो आपका 6 ग्राम का गोल्ड ही आपके पास बचा, 4 ग्राम तो वो ले गया फ्री में, कुछ भी पैसे भी दे दिए और आपका गोल्ड भी ले गया। समझ रहे हो आप? तो ऐसे ठगी होती थी पहले। पहले कुछ लोग जाते थे तो किस चीज का सोल्यूशन लेके जाते थे वो एक्वारेजिया का सोल्यूशन लेके जाते थे। मैंने आपको याद है डू यू नो करके कराया था, डू यू नो की 2 स्टेटमेंट्स कराई थी, उसमें से ये वाला भी था। एक्वारेजिया को जो मिक्सचर होता है, याद आया, HCl और HNO3 से बना हुआ होता है, जिसमें HCl की मात्रा 3 होती है और HNO3 की मात्रा 1 होती है, इस रेशियो में होता है, मतलब HCl 3 गुना होगा HNO3 के। समझ में आया? ये यही एक्वारेजिया का मिक्सचर ले जाते थे और लोगों को ठग लेते थे। ठीक है, अब इसका आंसर देखो, गोल्ड स्मिथ यूज अ सोल्यूशन नोन एज एक्वारेजिया विच इज नोन एज रॉयल वाटर, जिसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं लैटिन में। इट्स मेड अप ऑफ अ 3:1 कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये याद रखना, जो HCl प्लस HNO3 का हम सोल्यूशन यूज कर रहे हैं 3:1 में, वो दोनों ही नेचर में कैसे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। मतलब पानी की मात्रा बहुत ही कम होगी। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है, एकदम मान लो कोई चीज प्योर यूज कर रहे हैं, प्योर मतलब बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा होगी, पानी की मात्रा बहुत ही कम होगी। ठीक है, तो ऐसे ठगी करते थे, एक्वारेजिया का मिक्सचर ले जाते थे, बोलते थे लोगों से लाओ आपका गोल्ड सोना एकदम चमचमा दें, उसमें सोना डालते थे और सोना क्या होता था, हल्का हो जाता था। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि एक आदमी अपने आप को बताता था कि वो गोल्ड स्मिथ है, मतलब सोनार है, वो सोना साफ करने वाला है वो। तो ही प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ द गोल्ड, बोलता था वो कि मैं आपकी ज्वेलरी को जैसा आप नए आप खरीद के लाते हो, ग्लिटर ऑफ द गोल्ड मतलब एकदम वैसे ही चमकीला बना दूंगा। डल ओल्ड ऑर्नामेंट्स आप अपने दे दो, डल अपनी पुरानी ज्वेलरी दे दो जो एकदम डल हो गई हो। तो उस लेडी ने क्या किया, अपने 2 सोने की बैंगल्स दे दी, 2 सोने की चूड़ियां दे दी। उसने क्या किया, डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सोल्यूशन, उसने उस सोल्यूशन में डुबा दिया। ठीक है, द बैंगल्स स्पार्कल्ड लाइक न्यू। जब उसने चूड़ियां उस सोल्यूशन के अंदर से निकाला तो वो एकदम नई लग रही थी, एकदम चमकीली, बहुत सुंदर सी लग रही थी। लेकिन जब उस औरत ने उसको देखा, उसको वेट किया, बट देयर वेट वो रिड्यूस ड्रास्टिकली, लेकिन उनका जो वेट था वो बहुत कम था। द लेडी वॉज अपसेट, अब वो जो औरत थी वो बहुत ही, भाई सोना इतना महंगा होता है, बहुत ही अपसेट थी। अभी जो रेट चल रहा है भाई 51,000 का रेट चल रहा है 10 ग्राम सोने का, हाँ 1 तोले सोने का। बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्गुमेंट, मतलब बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ उस आदमी के साथ, द मैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट। उस आदमी ने क्या किया, फिर उसको दिए, पैसे दिए। कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन ही हैड यूज्ड। अब बोल रहा है कि आप डिटेक्टिव का रोल प्ले करो और बताओ उसने कौन सा सोल्यूशन यूज किया होगा। हमें पता है कि जो गोल्ड होते हैं, हमें पता है जो गोल्ड है वो कैसा मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है। ऐसे के ऐसे वैसे के साथ वो घुलता नहीं है। आप पानी में गोल्ड को नहीं घोल सकते, आप पानी में गोल्ड को नहीं घोल सकते। तो हमें ऐसा स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन चाहिए जिसमें गोल्ड घुल सके। तो हम HCl और HNO3 का मिश्रण बनाएंगे, जिसमें HCl क्या हो, बहुत ही गाढ़ा हो, HNO3 बहुत ही गाढ़ा हो, लेकिन HCl हम 3 गुना लेंगे जितना हम HNO3 ले रहे हैं, 3:1 का रेशियो लेना है। तो उसमें क्या होगा, गोल्ड आपका घुल जाएगा। तो ये स्टोरी थी, ऐसे ठगी होती थी। बट आपको अब पता है तो आप अब क्या करते हो, अब नहीं जाते हो, जो आता है अपने आप को बोलेगा कि गोल्ड स्मिथ हो, तो आप अब उसको आप नहीं देते हो, क्योंकि अब आपको नॉलेज हो गई है, अब मत देना। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
मेटल्स एंड नॉन मेटल का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। गिव रीजंस व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील एंड अलॉय ऑफ आयरन। बोल रहा है कि कॉपर को क्यों यूज करते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए, कॉपर को क्यों यूज करते हैं, स्टील का यूज क्यों नहीं करते हैं। आंसर देखो, इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कॉपर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। कोल्ड ना तो कोल्ड के साथ रिएक्ट करता है, ना हॉट के साथ करता है, ना स्टीम के साथ करता है, ठीक, ध्यान रखना। कॉपर वैसे तो रिएक्टिव होता है, लेकिन इतना भी रिएक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, काशीनाथ का मामा आलू जरा फीके पकाता है, क्योंकि क्या था, वो कोल्ड था, हाइड्रोजन सॉरी, क्योंकि आपका कॉपर है, हाइड्रोजन की जो नीचे है वो कॉपर है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। ना तो ये पानी के साथ, ना तो ठंडे पानी के साथ, ना तो गर्म पानी के साथ, ना ही भाप के साथ, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। हाउएवर आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम, जबकि आयरन मतलब आयरन क्या है, Fe है, जबकि आयरन रिएक्शन शो कर देता है स्टीम के साथ। इफ द हॉट वाटर टैंक्स आर मेड अप ऑफ स्टील, अगर हम हॉट वाटर टैंक मान लो हमने स्टील का बना दिया, ठीक है, जो कि आयरन का ही अलॉय है, द आयरन वुड रिएक्ट विगरसली विद द स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट वाटर। अब जबकि आयरन हमारा जो है किसके साथ, अगर हमने पानी ले लिया, स्टीम वाला ले लिया, स्टीम के साथ तो रिएक्शन शो करता है ना। तो अगर हमने, और जो तुम्हारा अलॉय अगर हमने ले लिया, स्टील ले ली, तो स्टील किससे बना होता है, आयरन के अलॉय से ही तो बनता है, आयरन का भी कुछ परसेंटेज होता है, तो आयरन तो ऑलरेडी शो कर रहा है ना रिएक्शन गर्म पानी के साथ, गर्म पानी सॉरी स्टीम के साथ, ठीक है, तो अलॉय भी रिएक्शन शो करेगा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, ठीक। दैट इज वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं, ना कि स्टील का। समझ में आया। तो यहाँ पे आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा समाप्त होता है। इसके बाद चैप्टर में यहाँ पे आपका, वैसे तो चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक, लेकिन क्योंकि 10th में केमिस्ट्री के 5 ही चैप्टर है, इसलिए चैप्टर कि जो एनसीईआरटी मैंने और भी सोचा है कि आपको कैसे और अच्छी सर्विस दी जाए, तो इस पे काम करना है अभी। देखती हूँ, मैंने सोची तो एक दो चीज़ें और है, तो पहले इसमें अच्छा रिएक्शन मिलेगा, फिर वो चीज़ें अप्लाई करना है, अगर आपके पे डिपेंड है कि आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आता है, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक का बटन भी कर सकते हो, जैसे पहले आप डिसलाइक किया करते थे, तो डिसलाइक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कार्बन वाला चैप्टर लूंगी, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कार्बन वाला उठाते हैं, ठीक है। थैंक यू।